स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम क्लास 10 हेल्थ केयर से संबंधित महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को अंत तक देखें और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं। आप लोग को बता देना चाहते हैं कि ये वीडियो आप लोग के फाइनल एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। साथ ही टीकाकरण से संबंधित प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 1 को देखेंगे, टीकाकरण क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, टीकाकरण किसी व्यक्ति को बीमारी से बचाने के लिए उसे टीका देने की प्रक्रिया है। टीकाकरण द्वारा प्रतिरक्षा उस प्रतिरक्षा के समान है जो किसी व्यक्ति को बीमारी से मिलती है, लेकिन बीमारी होने के बजाय आपको टीका मिलता है। यही वह चीज़ है जो टीकों को इतनी शक्तिशाली दवा बनाती है। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम टीके की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। वहीं अगर प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम प्रतिजैविक कौन सा था, तो पेनिसिलिन था। आप लोग इसे भी नोट करिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट कह रहा है कि टीकाकरण कितनी बार होता है, तो ये भी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। तो यदि प्रारंभिक टीकाकरण 14 वर्ष की आयु से पहले पूरा हो जाता है तो केवल 2 खुराक की आवश्यकता होती है। पहली खुराक कब दी जाती है? तो 6 से 12 महीने बाद, 6 से 12 महीने, और बाद में दूसरी खुराक पूरी की जानी चाहिए। यदि प्रारंभिक टीकाकरण 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र में पूरा हो जाता है तो विशिष्ट अंतराल पर 3 खुराक की आवश्यकता होती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये आप लोग फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। संख्या 3 कह रहा है कि जैविक अपशिष्ट निपटान की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। मेरे प्यारे बच्चों, जैविक अपशिष्ट निपटान के लिए कई विधियां हैं। इनमें से कुछ प्रमुख विधियां हैं जो इस प्रकार है। तो सबसे पहले आता है भस्मीकरण, कंपोस्टिंग, अवायवीय पाचन, रासायनिक कीटाणु शोधन, ऑटोक्लेव, यूवी के जरिए गर्मी उपचार। ये सभी क्या है? हमारे जैविक अपशिष्ट निपटान की सर्वोत्तम विधि है। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, आगे हम कह रहे हैं कि जैविक अपशिष्ट निपटान की कुछ और विधियां हैं, जैसे कि अस्पतालों से निकलने वाले जैविक अपशिष्टों के निपटान के लिए भस्मीकरण सबसे अच्छा तरीका है। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों की अस्पताली विभाग में अपशिष्ट निपटान का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? तो भस्मीकरण है। दूसरा है कि जैविक अपशिष्ट को कंपोस्टिंग प्रक्रिया से कंपोस्ट में बदला जा सकता है। तीसरा कह रहा है कि जैविक अपशिष्ट को वायवीय पाचन की प्रक्रिया से बायोगैस में बदला जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि जैविक अपशिष्ट को रासायनिक कीटाणु शोधन के जरिए भी निपटाया जा सकता है। अर्थात जैविक अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, जो इलाज के दौरान कटे छटे पदार्थ या तरल पदार्थ जीव जंतुओं के इलाज के दौरान जो निकलते हैं, उन सभी का कीटाणु शोधन के जरिए भी निपटाया जा सकता है। वहीं अगला पॉइंट कह रहा है कि जैविक अपशिष्ट को ऑटोक्लेव या माइक्रोवर्मिंग के जरिए भी निपटाया जा सकता है। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे फाइनल एग्जाम के लिए। प्रश्न को एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए, जैविक अपशिष्ट निपटान की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। इसके अलावा अस्पताल में जैव अपशिष्ट पदार्थ का निपटारा किस प्रकार से किया जाता है, इस प्रश्न को ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा पोलियो से संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये पोलियो के बारे में, आप लोग पोलियो के बारे में भी अच्छे से जानकारी रख लें। जैसे कि पोलियो टीकाकरण यानी कि पोलियो वायरस संक्रमण से बचाने के लिए दिए जाने वाला टीका है। साथ ही आप लोग को जानकारी देना चाहते हैं कि भारत में 1995 ईस्वी में पोलियो का अभियान शुरू किया गया था। वहीं 2012 ईस्वी में WHO द्वारा 2012 ईस्वी में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहा जा रहा है यहाँ कि पोलियो एक संक्रामक वायरल संक्रमण है जो मस्तिष्क और स्पाइनल कार्ड को प्रभावित करता है। यह अस्थायी पक्षाघात, मांसपेशियों की कमजोरी और कभी कभी मौत का कारण भी बन सकता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। इसके अलावा पोलियो की कितने खुराकें दी जाती है? तो 3 बूंद दी जाती है। आप लोग इसे भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा। वहीं नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पोलियो टीके के प्रकार। तो पोलियो टीके के प्रकार क्या? निष्क्रिय पोलियो वायरस वैक्सीन, जिसको IPV यानी कि ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन कहा जाता है। नेक्स्ट है पोलियो टीकाकरण से जुड़ी कुछ और भी बातें हम आप लोग को बताना चाहते हैं। जैसे कि पोलियो टीकाकरण आमतौर पर बचपन में किया जाता है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO सभी बच्चों को पोलियो के टीके लगाने की सलाह देता है।
आगे कहता है कि व्यापक टीकाकरण की वजह से दुनिया भर से पोलियो लगभग खत्म हो चुका है, और अभी हमने आगे बताया कि 2012 ईस्वी में WHO द्वारा भारत को पोलियो से मुक्त घोषित किया गया। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट होने वाला है। वो है व्यायाम से हमें क्या लाभ मिलता है। तो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है व्यायाम। व्यायाम करने से हमारे शरीर को अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं। साथ ही नियमित व्यायाम करने से कई तरह के फायदे होते हैं। व्यायाम से शरीर में एंडोफिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन बनते हैं, जो मूड को अच्छे रखते हैं, यानी कि हमारे मस्तिष्क को, हमारे माइंड को अच्छे रखते हैं। व्यायाम से शरीर में खुशहाली आती है और चिंता कम होती है। व्यायाम से जुड़े कुछ फायदे इस प्रकार है, जैसे कि व्यायाम करने से हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती है। जी बिल्कुल बात है, सही बात है यहाँ पे। और दूसरा कह रहा है व्यायाम से हृदय रोग, स्ट्रोक, मधुमेह और कैंसर जैसे बीमारियों का खतरा कम होता है। वहीं नेक्स्ट कह रहा है व्यायाम से वजन कम होता है और स्वस्थ वजन बनाए रखने में मदद मिलती है। आगे कहता है कि व्यायाम से रक्तचाप कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों की व्यायाम से नींद अच्छी आती है। व्यायाम से मानसिक स्वास्थ्य मजबूत होता है। व्यायाम से सहन शक्ति भी बढ़ती है। वहीं व्यायाम से ऊर्जा का स्तर भी बढ़ता है और व्यायाम से चयापचय में सुधार होता है। तो इस तरह से व्यायाम के अनेक लाभ है। प्रत्येक दिन हमें व्यायाम करनी चाहिए। व्यायाम से हमारे शरीर स्वस्थ रहता है और हमें मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम आज का आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें से कह रहा है संक्रमण क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, संक्रमण से किस प्रकार की बीमारी उत्पन्न होती है। तो आप लोग को जानकारी देना चाहते हैं कि संक्रमण का मतलब है जब कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश करके गुना करता है और बीमारी पैदा करता है। संक्रमण तो संक्रमण कहलाता है। संक्रमण के महत्वपूर्ण बातें आप लोग को जानकारी होना चाहिए, जैसे कि संक्रमण तब होता है जब रोगाणु शरीर के किसी हिस्से पर हमला करते हैं। दूसरा पॉइंट है संक्रमण से बीमारी और रोग उत्पन्न होते हैं। वहीं तीसरा का पॉइंट है कि संक्रमण फैलने के लिए रोगाणुओं का सीधा या अप्रत्यक्ष संपर्क होना जरूरी होता है। संक्रमण फैलने के लिए रोगाणु से दूषित पदार्थों का सेवन भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा संक्रमण फैलाने वाले रोगाणुओं को रोगजनक भी कहा जाता है। रोगजनक कई तरह के होते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, कवक और परजीवी। साथ ही हाल ही में HMPV वायरस का प्रकोप बहुत ज़्यादा का देखने को मिला है, और ये कहाँ, तो चाइना में। जबकि इसकी शुरुआत 2001 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, तो नीदरलैंड में हुआ था। तो ऐसे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम आप सभी को बताते जा रहे हैं, और साथ ही आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। और वही फिजियोथेरेपी से संबंधित भी प्रश्न आप लोग को बताने नोट करके जाइएगा। फिजियोथेरेपी, जब हमारे शरीर में अचानक मोच आ जाते हैं तो हम अपने डॉक्टर के पास जाते हैं। जब हमारी दर्द असहनीय हो जाती है, तब ऐसी स्थिति में हमें फिजियोथेरेपिस्ट की आवश्यकता होती है। तो ऐसे कई प्रश्न हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। धन्यवाद।